वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर्स हब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ लैडर। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। लास्ट वीडियो में हमने जो स्टेटमेंट देखे थे वो इफ और इफ एल्स का देखा था। तो आज के हमारे टॉपिक में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स रहता क्या है। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इन सम केसेस वी मे रिक्वायर टू टेस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। बहुत सारे केसेस में हमारे पास क्या हो सकता है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट कंडीशंस में, बहुत सारे कंडीशंस के लिए। तो सम कंडीशंस नीड टू बी इवेल्युएटेड डिपेंडिंग ऑन द आंसर ऑफ सम अनदर कंडीशन। तो कोई कंडीशंस ऐसे रहती है कि उनको नीड रहती है कि जैसे कि पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है तो उसी में कंडीशन के एक कंडीशन में और दूसरी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर वो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्रिएट हो सकती है। तो मतलब एक कंडीशन में और एक कंडीशन हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो ये स्टेटमेंट इसी का था। तो हेंस इन सच सिचुएशन वी नीड टू प्रोवाइड कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में वी नीड टू प्रोवाइड कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस। तो हम लोगों को जरूरत होती है प्रोवाइड करने की, हम लोगों को क्या जरूरत होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस की। तो दिस डिसीजंस कैन बी मेड यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो हम क्या करते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इसलिए हम यूज करते हैं व्हेन द बॉडी ऑफ इफ और इफ एल्स इज अगेन अनदर इफ और इफ एल्स, देन इट इज कॉल्ड एज द नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स। ओके, सो जैसे कि हमारी इफ और एल्स कंडीशन देखी थी लास्ट वीडियो में। सो इफ कंडीशन में भी हमारी एक इफ कंडीशन रहेगी या तो फिर इफ एल्स कंडीशन रहेगी या तो फिर एल्स पार्ट जो हमारा फॉल्स पार्ट होगा उसी में भी हमारी इफ कंडीशन भी हो सकती है या तो फिर इफ एल्स भी हो सकती है। मतलब इफ में और एक इफ या तो फिर इफ एल्स में और एक इफ एल्स। तो हम जब प्रोग्राम देखेंगे तब तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि इन दिस एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ एल्स इट फर्स्ट टेस्ट कंडीशन 1। मतलब हम फर्स्ट कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, मतलब टेस्ट कर रहे हैं। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है सो देन इट टेस्ट कंडीशन 2। अगर फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, फिर से कंडीशन 2 के ऊपर जाऊंगी और कंडीशन 2 भी टेस्ट करके देखूंगी। इफ कंडीशन 2 इवेल्युएट ट्रू, ट्रू मतलब अगर हमारी दूसरी कंडीशन भी हमारी क्या मतलब इवेल्युएट कैसे करती है, ट्रू और ट्रू होती है, देन स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड। तो स्टेटमेंट तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अगर मेरी कंडीशन 1 थी, कंडीशन 1 मेरे ट्रू आ गई, कंडीशन 1 मेरे ट्रू आ जाने के बाद में उसी में एक कंडीशन और है जो सेकेंड नंबर की कंडीशन है वो भी मेरे ट्रू हो गई, तो वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज वो कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट 2 पर चला जाएगा, विल बी एग्जीक्यूटेड। सिमिलरली इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स, अगर मेरी कंडीशन फर्स्ट डायरेक्टली फॉल्स है देन इट टेस्ट कंडीशन 3। तो ये डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, कंडीशन 3 पे चला जाएगा अगर वो फॉल्स हुई तो, नहीं तो नहीं। इफ कंडीशन 3 इवेल्युएटेड ट्रू, अगर मेरी थर्ड कंडीशन इवेल्युएट ट्रू हो जाती है, मतलब ट्रू हो जाती है, देन स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज स्टेटमेंट 4 इज एग्जीक्यूटेड। तो क्या करेगा, वो ट्रू हो जाने के बाद ही वो स्टेटमेंट 3 क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा नेस्टेड इफ एल्स का। तो नेस्टेड इफ एल्स का हम देखते देन सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरी इफ कंडीशन है, यहाँ पे देखो ये इफ कंडीशन है। ओके, एक मिनट, ये मेरी इफ कंडीशन है यहाँ पे, और इफ कंडीशन में मैं क्या कर रही हूँ, ये होगा हमारा सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। ये जो सिंटैक्स है मेरा इफ कंडीशन नेस्टेड इफ एल्स का, तो कंडीशन जो मेरी 1 है, मतलब इफ कंडीशन 1 ये एग्जीक्यूट मेरी अगर ये ट्रू हो जाती है तो ट्रू का जो ब्लॉक था हमारा, यहाँ पे हम बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट लिख रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो मैंने क्या करा है उसका ब्लॉक ओपन करके और एक इफ कंडीशन ली है जो कंडीशन नंबर 2 है। तो मतलब अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो वो कंडीशन 2 पे जाएगा और वो भी चेक करेगा। अगर वो भी ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज मतलब अगर मेरी कंडीशन 2 फॉल्स है तो वो एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। मतलब कौन सा वाला, कंडीशन 2 का एल्स। तो स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा, 2 एग्जीक्यूट होगा। और ये पूरा हो गया हमारा इफ का ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट इफ कंडीशन का। सपोज अगर मेरी फर्स्ट ही कंडीशन डायरेक्टली फॉल्स हो जाती है,
तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो दूसरी इफ की तरफ जाएगा ही नहीं। दूसरा इफ नहीं रहा तो एल्स भी नहीं रहेगा, तो डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्टली एल्स के ऊपर, मतलब जो कंडीशन 1 का एल्स है तो वहां पे चला जाएगा। और जाने के बाद में वो इफ कंडीशन 3 मतलब कंडीशन नंबर 3 टेस्ट करेगा। अगर मेरी एल्स में जो कंडीशन नंबर 3 है वो मेरी ट्रू हो जाती है तो वो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में भी सेम मैंने वैसे ही मतलब एक आपका ट्रू साइड है, दूसरी साइड जो है वो फॉल्स साइड है। कंडीशन 1 हमारी जब टेस्ट करते हैं तब हमारे दो पॉसिबिलिटीज आते हैं, एक तो ट्रू एंड एक तो फॉल्स। फॉल्स भी रही तो उसमें भी एक कंडीशन नंबर 3 जनरेट हो रही है, एंड कंडीशन अगर मेरी ट्रू होती है तो वो कंडीशन नंबर 2 चेक कर रहा है। तो आप कौन सी भी कंडीशन पे जाओ, मतलब एल्स पार्ट में जाओ या ट्रू पार्ट में, मतलब इफ पार्ट में जाओ, तो क्या होने वाला है कि दोनों भी कंडीशंस क्या करने वाली है, इफ और एल्स लेने ही वाली है, मतलब दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी ही वाली है, एक तो ट्रू स्टेटमेंट एक तो फॉल्स स्टेटमेंट। और कंडीशन नंबर 3 में भी सेम वैसा ही है, एक तो ट्रू स्टेटमेंट एक तो फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। तो अब हम देखते हैं हमारा नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम कैसे आएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हैश इंक्लूड, सबसे पहले तो मैं मेरे हेडर फाइल लूंगी stdio.h, then hash include new.h, देन मेरा जो मेन फंक्शन है वो void main लिखने के बाद में मैं मेरा ब्रैकेट ओपन करूंगी। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में मैं क्या करने वाली हूँ कि यहाँ पे इंट में 3 वेरिएबल्स ले लूंगी, a, b, c। मतलब मेरा जो ग्रेटर नंबर का मैं प्रोग्राम करी हूँ, तो ग्रेटर नंबर में हम क्या करने वाले हैं कि तीनों नंबर के बीच में से हम ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि प्रिंटफ में लिखूंगी कि एंटर द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। मतलब a, b एंड c की वैल्यू हम लोगों को क्या करनी, एंटर करनी है। तो एंटर करने के लिए मतलब वो हम स्कैन तो करनी ही पड़ेगी ना हम लोगों को वैल्यू। मैं यहाँ पे स्कैन कर रही हूँ %d एंड %d, मतलब 3 बार मैंने %d क्यों लिया, a b c के लिए, एंड %a, %b एंड %c। ये हो गए मेरे तीनों के तीनों वैल्यू स्कैन। तो अब मैं इफ स्टेटमेंट ले लूंगी जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है। तो मैं इफ कंडीशन में क्या कर रही हूँ कि a ग्रेटर देन b लिख रही हूँ। a ग्रेटर देन b के बीच में मेरा ये इफ का ब्रैकेट जो है वो क्या हो गया, मेरा ओपन हो चुका है। तो ओपन हो जाने के बाद में सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि इफ कंडीशन में और एक इफ कंडीशन में जनरेट करी हूँ कि a सिर्फ b से ही ग्रेटर हो जाने के बाद में वो ग्रेटर मतलब डिसाइड किया जाएगा क्या, तो नहीं। तो a ये c से भी ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये c से भी ग्रेटर होता है तो ही वो प्रिंटफ में क्या डालेगा, मतलब प्रिंटफ में हम प्रिंट कर सकते हैं कि a इज ग्रेटर, मतलब दोनों से भी ग्रेटर हुआ तो ही वो ग्रेटर बताएगा ना आपको। एक ही नंबर से कैसे क्या हम मतलब उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लूंगी एल्स। अगर अब मेरी ये सेकंड कंडीशन है, मतलब ए अगर ग्रेटर हो जाता है बी से तो वो कहाँ चला जाएगा, कंडीशन नंबर 2 पे। मतलब वो यहाँ पे भी चेक करेगा कि आपका ए ग्रेटर है सी से या नहीं है। अगर ए ग्रेटर ही है, इससे भी ग्रेटर है, सी से भी ग्रेटर है, तो वो क्या करेगा, ए इज ग्रेटर। अदरवाइज अगर वो सी से ग्रेटर नहीं है तो उसने क्या प्रिंट करना चाहिए, तो अगर आपका ए ग्रेटर नहीं है तो ऑफकोर्स आपको क्या बताएगा, सी इज ग्रेटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सी इज ग्रेटर। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। अब ये मेरा इफ का ब्लॉक पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं दे दूंगी एल्स। एल्स का पार्ट में ओपन करूंगी। एल्स का पार्ट ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं फिर से इफ कंडीशन जनरेट करी हूँ, और इफ कंडीशन में यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ कि बी ग्रेटर देन सी। अब जो मेरी फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या किया था कि ए ग्रेटर देन बी। अगर मेरा ए ग्रेटर नहीं हुआ तो बी ग्रेटर होगा, बराबर। तो ये तो सिर्फ कंपेयर किसके साथ हुआ, ए के साथ में हुआ है। हम लोगों को क्या करना है, दोनों के साथ कंपेयर करना है ना, तो एक बाकी था। तो मैं यहाँ पे करूंगी कि अगर मेरा बी ये सी से भी ग्रेटर है, ठीक है, तो वो क्या करने वाला है, एक मिनट, तो वो क्या करने वाला है, प्रिंटफ में लिखेगा वो, यहाँ पे सेशन दे के लिखूंगी बी इज ग्रेटर, मतलब ग्रेटर, ठीक है, बी इज ग्रेटर, एंड एल्स पार्ट यहाँ पे भी आएगा।
अब यहाँ पे मेरा बी ग्रेटर नहीं है, तो बी ग्रेटर नहीं होगा तो कौन ग्रेटर होगा फिर? सी इज ग्रेटर। ठीक है, सी इज ग्रेटर, क्योंकि हम कौन से कंडीशन में थे? स्पेलिंग गलत हो गया, ग्रेटर। एंड यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि ये जो मेरा पार्ट है, ये वाला ए ग्रेटर देन बी, ये मेरा ट्रू हो जाता है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, सॉरी, तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे चला जाएगा, मतलब इफ में चला जाएगा। ये अगर ट्रू हो जाती है कंडीशन तो ही वो इफ एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर मेरा ए ग्रेटर नहीं है डायरेक्ट फर्स्ट कंडीशन में, तो वो डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा, मेन एल्स में, ये वाले एल्स में। एल्स में चले जाने के बाद में वो फिर से क्या चेकआउट कर रहा है कि बी इज ग्रेटर देन सी, मतलब मेरा एक बार ए से तो ग्रेटर देन या लेस देन वो तो हो चुका है ऊपर, तो अब ये करेगा कि सी से ग्रेटर है या नहीं। सी से ग्रेटर होगा तो वो बताएगा कि बी इज ग्रेटर, अदरवाइज वो क्या प्रिंट करने वाला है? सी इज ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे, अब प्रोग्राम है ना, हम मतलब रन करके देखेंगे कि क्या आता है हमारा आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया वैसे ही आपको सेव करना है। मैं हर एक प्रोग्राम में आपको वैसे ही बताती भी हूँ कि ऐसे ही सेव करना पड़ता है हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सी सोर्स फाइल मैंने ली है, एंड सेव एंड देन एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो मैंने ए की वैल्यू 12 डाली, बी की वैल्यू 34 डाली है, एंड सी की वैल्यू 45 डाली है, तो मुझे वो बताएगा सी इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि 45 सी की वैल्यू थी, तो वो बराबर उसने ग्रेटर करके, मतलब वो बराबर उसका कंट्रोल वगैरह बराबर उसने फ्लो किया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि वो डायरेक्टली क्या किया उसने, दोनों की वैल्यू क्या थी? मिनिमम थी, इसके साथ सी की वैल्यू, तो यहाँ पे भी चेक हुई होगी बराबर। तो ए तो ग्रेटर नहीं था, यहाँ से तो फॉल्स हो गया, यहाँ तो आने की बात ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली वो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे बी भी छोटा था, तो बी छोटा हो जाने के बाद में उसने डायरेक्टली क्या प्रिंट करा है हम लोगों को? सी इज ग्रेटर देन प्रिंट करा है। फिर से एक बार और रन करके देखते हैं, एंड यहाँ पे वैल्यू मैं अलग डालूंगी। अब इसकी वैल्यू डालूंगी मैं, ए की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 22 एंड सी की वैल्यू 18। देखो इसने बताया कि बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम। तो चलो हम देखते हैं अब नेक्स्ट वाला। तो मेरा अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, मतलब जो लास्ट स्टेटमेंट है, वो है हमारा एल्स इफ लैडर। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। एल्स इफ लैडर देखते हैं, तो चलो क्या है, व्हेन वी इंसर्ट एन इफ एल्स कंपल्सरी into the body of else, मतलब false, then it's called as else if ladder। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इंसर्ट कर ले इफ स्टेटमेंट, कहाँ पे? एल्स स्टेटमेंट में। मतलब इफ एल्स जो हमारा रहता है पॉइंट, मतलब इफ एल्स जो पार्ट रहता है हमारा, तो इफ मतलब ये ट्रू पार्ट रहता है। अगर फॉल्स पार्ट में भी और एक कंडीशन जनरेट हो रही है, मतलब एक फॉल्स हो जाने के बाद में वो और एक कंडीशन उसमें जनरेट कर रहा है, तो वहां पे हम क्या लेते हैं? इफ लेते हैं एल्स के बाद। तो वो क्या हो जाता है हमारा, हम उसको बोल सकते हैं कि एल्स इफ लैडर। समटाइम्स इन अ प्रोग्राम, बहुत टाइम पे क्या होता है, मतलब प्रोग्राम में क्या होता है कि बहुत सारी बार वी मे नीड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल और एक्सप्रेशन एंड सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन में से एक कौन सा भी ऑप्शन हम लोगों को क्या करना है? सिलेक्ट करना पड़ता है। इन सच केसेस वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग एल्स इफ लैडर। और ऐसे प्रॉब्लम्स में कौन सॉर्ट आउट करता है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो कौन निकलता है? एल्स इफ लैडर। इफ कंडीशन इज ट्रू, मतलब अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू है, देन स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड, आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन एल्स। अदरवाइज क्या होगा कि एल्स स्टेटमेंट में जो भी आपका इफ का पार्ट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका हम फ्लो चार्ट और सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये है सिंटैक्स। सिंटैक्स में आप देख सकते हो कि एल्स इफ लैडर के सिंटैक्स में यहाँ पे जो आपका इफ एक्सप्रेशन है फर्स्ट वाला, अगर आपका इफ कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो जाती है, तो वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज वो क्या कहाँ पे चला जाएगा? एल्स पार्ट में। और एल्स में और एक कंडीशन जनरेट होगी जो आपकी इफ की कंडीशन होगी, कंडीशन नंबर 2। अगर आपकी कंडीशन नंबर 2 एग्जीक्यूट होती, मतलब वो ट्रू हो जाती, तो वो एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट 2।
अदरवाइज फिर से वो भी फॉल्स हो जाने के बाद में वो एल्स पार्ट में चला जाएगा, एल्स पार्ट में वो फिर से कंडीशन नंबर 3 चेकआउट करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब अगर आपका फॉल्स पार्ट आता है, मतलब एल्स पार्ट जो आता है, एल्स पार्ट में और एक इफ कंडीशन वो क्या कर रहा है, चेकआउट कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इफ एक्सप्रेशन नंबर 3 है, मतलब जो आपकी टेस्ट कंडीशन 3 है, अगर वो आपकी टेस्ट कंडीशन 3 हो जाने के बाद में वो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट कर रहा है, अदरवाइज वो लास्ट में सबसे जो लास्ट वाला फॉल्स स्टेटमेंट है, जो कि स्टेटमेंट नंबर 4 है, वो एग्जीक्यूट करके यहाँ पे स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्लो चार्ट की, फ्लो चार्ट में भी आपको दिख रहा है कि कंडीशन 1 फॉल्स हो जाने के बाद में वो कंडीशन नंबर 2 पे चला जा रहा है। अगर मेरी कंडीशन फर्स्ट डायरेक्टली ट्रू हो जाने के बाद वो क्या करेगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करके डायरेक्टली वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। अगर आपकी फॉल्स होती तो ही आपका वो लैडर चलता रहेगा, मतलब जो एक हो जाने के बाद में दूसरी कंडीशन, दूसरी भी फॉल्स हो जाने के बाद में तीसरी कंडीशन, वो ऐसा करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के बाद में हम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसा होगा। तो आप प्रोग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ stdio.h, then hash include conio.h। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वर्डमैन। वर्डमैन के बाद में मैंने ये जो ब्रैकेट है वो ओपन किया। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ कि मेरा ए एंड बी ग्रेटर देन है या नहीं वो चेकआउट करने वाली हूँ। पर इसमें एक और पॉसिबिलिटी आ सकती है, जैसे कि एक तो ए ग्रेटर होगा या तो फिर बी ग्रेटर होगा, और दोनों में से एक भी ग्रेटर नहीं और एक भी लेस नहीं, तो कैसे हो सकते हैं, बोथ आर इक्वल हो सकते हैं। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो 3 पॉसिबिलिटीज के लिए मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ नेस्टेड जो एलसिफ लैडर यूज करके। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू एंटर करने के लिए मैं बोल रही हूँ। वही वैल्यू हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए आपको मैंने बताया कि %d 2 बार ले लूंगी मैं, क्योंकि एक ए के लिए और एक बी के लिए, एम% है %b। तो यहाँ पे हो गया मेरा ये स्कैन। इफ कंडीशन में मैं चेक कर रही हूँ कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी का बाद में मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि यहाँ पे प्रिंटफ में मैं लिखूंगी, अगर मेरा ए सच्ची में ग्रेटर है तो वो क्या प्रिंट करने वाला है, ए इज ग्रेटर। ठीक है, ए इज ग्रेटर, अदरवाइज वो क्या करेगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा और एक इफ कंडीशन क्या करेगा, जनरेट करेगा, जहां पे हम देने वाले बी ग्रेटर देन सी, सॉरी बी ग्रेटर देन ए। और इसका पार्ट फिर से मैं ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद में यहाँ पे प्रिंटफ एंड यहाँ पे मैं ले लूंगी कौन सा ग्रेटर है, बी इज ग्रेटर। अगर ए ग्रेटर नहीं है तो आपका बी ग्रेटर होगा। बी ग्रेटर हो जाने के बाद में ये इफ का फिर से एक एल्स आएगा, और एल्स का पार्ट ओपन करके मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंटफ में, अगर दोनों भी ग्रेटर नहीं है, दोनों भी लेस नहीं है, तो कैसे रहेंगे, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। इक्वल, ये हो गया हमारा नेस्टेड एलसिफ लैडर का प्रोग्राम। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई। वेरिएबल्स 2 ही थे और 3 पॉसिबिलिटीज थी, एक तो ए ग्रेटर, एक तो बी ग्रेटर, या तो फिर बोथ आर इक्वल की। ठीक, अब मैं रन करूंगी इसको, पहला रन, वो पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 11 एंड सेकेंड वैल्यू 12 दे रही हूँ, तो उसने बताया बी इज ग्रेटर। अगर मैंने दोनों में वैल्यू सेम दी तो वो कैसे करेगा, देखो, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 11, बोथ आर इक्वल। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, ये जो नेस्टेड इफ एल्स का और एलसिफ लैडर का था, ये तो खत्म हो चुका है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बात है कि इसके बारे में जो वीडियोस और होंगे, मतलब प्रोग्रामिंग के जो वीडियो होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगी, जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स के, एलसिफ लैडर है,
इफ एल्स के हैं, तो वो प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।